पिताजी की कड़ी अनुशासन की छाया से बाहर एक किशोर ने अपना घर छोड़ा और शुरू हुई स्थबिर की यात्रा, अज्ञात को जानने का गीत। नाम है महास्थबिर, लेकिन सर पर नहीं कोई केसरिया वस्त्र। भविष्य के पथ पर राहगीरों की नजर में दिखाई देता एक विचित्र भारत। कोलकाता से बनारस, मुंबई से दूर दराज के रास्ते, भीड़ में ढूंढता जीवन का गूढ़ सार। सामाजिक दर्पण उस समय का। ब्राह्मण पाड़ा की गलियों में बसी यादें आज भी अमिट और जीवंत। सिनेमा, कला और संगीत का जुनून, मुक्ति की मिठास, पीछे छूटे नियम और मतभेद। ये अकेले चलने का सफर जीवन के निर्माण का प्रतीक। और प्रेमंकुर आतर्थी की कलम से महास्थबिर जातक। महास्थबिर जातक, अध्याय 1। बरसाती रात और उसमें अनिद्रा, जिसे कहते हैं मणि कांचन योग। नींद की विरह में पलंग पर करवटें बदलते हुए लगभग 5-7 मील घूमते हुए भी नींद नहीं आई। अभिमान में पलंग छोड़ दिया मैंने। शाम को रेडियो पर घोषणा हुई, रविंद्रनाथ की स्थिति चिंताजनक। तब से यही शब्द बार बार मेरे मन में गूंज रहे हैं। श्रावण मास, शुक्ल त्रयोदशी की रात, सामने झोलन पूर्णिमा। कवि के प्रस्थान का समय शायद उपयुक्त। क्या आप कवि सचमुच चले गए? मैं छत पर निकल आया। चांदनी में भीगी छत पर धीरे धीरे घूमना शुरू किया। मन के विचार जैसे थम रहे हों। सामने छत के एक कोने में मेरी पत्नी और बच्चे सो रहे हैं। दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह खुली हैं। हम बचपन में यही सुनते आए थे, रात में दरवाजे खिड़कियां खोलकर सोने से संक्रामक बुखार हो सकता है। और मेरे बच्चे भी यही सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं किताबों में, कि अगर दरवाजे खिड़कियां बंद रखो तो तपेदिक जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए मेरे घर में रात में कभी दरवाजे खिड़कियां बंद, कभी खुली, फिर भी दोनों ही पक्ष पूरी तरह स्वस्थ हैं। विचारों का चक्र घूम रहा है, घर्षण, हलचल। शाम को रेडियो ने बताया, कवि अचेतन, बातचीत बंद। अब क्या परिश्रांत परीक्षित मृत्यु जन्म की शिखा सचमुच बुझ गई? मैं धीरे धीरे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर जो लोग सो रहे हैं वे कौन हैं? वे मेरे अपने हैं, पर कैसे अपने? सोचने लगा। जन्म के साथ जिनको अपने घर के कोने में अपना कहकर पाया था, माँ और पिता, आज दोनों ही पर्दे के पीछे जा चुके हैं। 3 भाइयों ने साथ बचपन बिताया था। बड़ा भाई आज 35 साल हुए विदेश गया, तब से फिर कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। जो मुझसे छोटा था वो आज 27 साल पहले ही उस पार चला गया। और जो भाई बहन बचे वे मुझसे बहुत छोटे हैं। संसार पथ पर चलते चलते रास्ते के बीच जिन लोगों ने सघन साथ देकर मेरे जीवन को मधुर बनाया, मोड़ मोड़ पर उनमें से कितनों ने विदा ले ली। और जो आज भी जीवित हैं, उनमें से 2-1 को छोड़कर सबके साथ मन का बंधन ढीला पड़ चुका है। आकाश में बादल घिरने लगे हैं। उनकी भीड़ में शुक्ल त्रयोदशी की चांदनी फीकी पड़ गई। चलते हुए बादलों को देखकर लगता है जैसे वे चुपचाप दौड़ रहे हों कवि के प्रस्थान को देखने। उसी मध्यम चांदनी में रात के अंतिम पहर, छत पर खड़े खड़े मैंने जीवन में एक बार फिर अपने भीतर महसूस किया, इस पृथ्वी पर मैं अकेला हूं। करीब 10-12 साल पहले मैं एक बार बीमार पड़ा था। बहुत गंभीर बीमारी नहीं थी। दिन में बस एक बार प्राण पक्षी जैसे पिंजरे से उड़ जाने की कोशिश करता था। डॉक्टर या कबीराज आते तो मेरी माँ रोने चिल्लाने लगती, उनके पैरों में गिर पड़ती, जैसे उनका सोने सा बेटा उनके ही हाथों में सौंप दिया गया हो। वे दया करे तो ही वह बचेगा। इसी समय एक दिन मैंने माँ को बुलाकर कहा था, अगर मृत्यु मुझे खींच ही रही है तो डॉक्टर या कबीराज कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। पर हाथ जोड़कर कहता हूं माँ, बार बार इस तरह चीख कर मत रोया करो, मुझे शांति से मरने दो। माँ मेरे सिर पर हाथ फेर रही थीं। मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन बीमारी के बीच उनके रोने की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आज संसार की सैकड़ों आंधियों के बीच खड़े होकर मन होता है, काश वो स्वर एक बार फिर सुन पाता। मेरे सिर के ऊपर गुच्छों के गुच्छों में बादल जमा हो गए हैं। किस पीड़ा से वे फूल फूल कर करा रहे हैं। शुक्ल त्रयोदशी की रात को अमावस्या का अंधेरा क्यों घेर रहा है? आकाश की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देख रहा हूं। उस नीले रहस्य में कौन सा अनर्थ छिपा है? अचानक बहुत दिनों से भूली हुई एक बालकंठ की तीखी चीख ने मुझे चौंका दिया। देखो ना, मां सूर्य क्या कर रहा है? ये आवाज किसकी है? स्तब्ध विस्मय में घिरा हुआ मैं छत पर चारों ओर देखने लगा। कहां है ऋतु? मेरी चेतना को जकड़कर कालचक्र जैसे एक क्षण के लिए थम गया, फिर उल्टी दिशा में घूमने लगा। हूं करता हुआ
45 वर्ष पीछे जाकर चक्र रुक गया और उसी क्षण मां की आवाज ने फिर चेतना के द्वार खोल दिए। क्या कर रहा है स्यूरे? उसे क्यों तंग कर रहा है? 19वीं सदी लगभग समाप्त हो चुकी थी। विक्टोरिया का शासन हीरा जुबली मना चुका था। साल का आखिरी दिन और आखिरी रात। कर्नवाले स्ट्रीट पर एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत। उसके एक कमरे में 2 छोटे लड़के खड़े हैं। उन पर गरम कश्मीरी सूट, सिर पर अजीब टोपी, पैरों में मोटे गरम मोजे और उसके ऊपर जूते बूट। कस्बे के मौजा शिल्पी ने ये जूते बनवाए। स्थिर की उम्र 6 साल, अस्थिर की उम्र 4 साल। इस सुबह की तैयारी में वे सज धज कर खड़े हैं। कल नववर्ष की सुबह कस्बे के मैदान में सैनिकों की परेड होगी और उसके साथ एक नकली युद्ध का आयोजन। वे इसे देखने जाने के लिए तैयार हैं। बिस्तर पर उनका बड़ा भाई स्थिर सजा संवार रहा है। स्थिर की उम्र 9 साल। उसकी पसंद नापसंद कुछ जबरदस्त और इसी पर मां से बहस चल रही है। कभी कभी थप्पड़ और हल्की फुल्की मारपीट भी। स्थिर ने मोटे मौजे पहनने पर कड़ा विरोध किया। मां ने थोड़ी हार मानकर पति की ओर देखा और कहा, देखो तुम्हारा बड़ा बेटा मौजे पहनना नहीं चाहता। बच्चों के पिता महादेव शर्मा लंबे कद के गोरा रंग के गंभीर पुरुष कमरे के एक कोने में हिंग्स के हरिकेन लालटेन के ऊपर एक बड़े तांबे के बर्तन में दूध गर्म कर रहे थे। पत्नी की आवाज सुनकर महादेव ने गर्दन घुमाकर स्थिर की ओर देखा और कहा, साल का पहला दिन और मार खाओगे तुम? स्थिर ध्यान रखो, मैं पूरा खून कर दूंगा। स्थिर बिना शब्द बोले मोजे के अंदर सीधे पैर डाल देता है। दूध सही से गर्म हुआ या नहीं, महादेव ने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी बर्तन में डुबोकर जांचा। फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बेटा मेरा क्यों हुआ समझ नहीं आता। देखो स्थिर है अस्थिर है उनको देखो। तुम कहाँ से सीखोगे? नहीं बल्कि तुम सीखोगे उनसे। कल स्थिर के जन्मदिन के मौके पर शाम को थोड़ा सा उत्सव मनाया गया था। उसकी बची हुई कुछ कमला लालू और संदेश वही रखे गए थे। अब बच्चों की मां ने उनके हाथ में एक एक संदेश और कमला रख दिया। संदेश तुरंत मुंह में डाल देना था, कमला तुरंत नहीं। जब लौटते समय गला सूख जाएगा तभी कमला खाने की इजाजत। इसी बीच स्थिर की कमला स्थिर ने चुपचाप अपनी जेब में डाल ली। अस्थिर ने कई बार कोशिश की लेकिन स्थिर से कमला नहीं ले पाया, तो वो मां के पास गया और अपील की, देखो मां स्थिर क्या कर रहा है। स्थिर जल्दी जल्दी कमला स्थिर की जेब में डालने की कोशिश करने लगा। मां ने गर्दन घुमाकर यह दृश्य देखा और तुरंत समझ गई। उन्होंने डांटते हुए कहा, ओए स्थिर क्या हो रहा है? फिर पति की ओर देखते हुए बोली, ये बच्चा भी बिगड़ गया लगता है। बड़े का देखकर छोटे भी तो सीखेंगे। मेरी तो बस यही बात है। महादेव गरम दूध वाला बर्तन अभी अभी हरिकेन की ऊंचाई से जमीन पर रखा और हाथ झाड़ रहे थे, जैसे पक्षियों के पंख झाड़े जाते हैं। पत्नी की बातें सुनकर एक बार क्रोधित दृष्टि से स्थिर की ओर देखा। स्पष्ट था, बर्तन की गर्मी का एक हिस्सा उनके गुस्से में भी प्रवेश कर गया। पिता की तीखी नजर से स्थिर हड़बड़ा गया। करुण आंखों से स्थिर और अस्थिर एक बार पिता की ओर एक बार दादी की ओर देखने लगे। मांगने लगे कुछ क्षण के लिए, लेकिन क्षण भर में ही मामला सुलझ गया। महादेव बिना कुछ बोले सिर हिलाकर तीनों बर्तनों में दूध बराबर बांटने लगे। मां ने कहा, लो अब खा लो। तीनों भाई आगे बढ़े। पिता ने उनके हाथों में बारी बारी से दूध के बर्तन रख दिए। फिर सुप सुप हुसहास की आवाज के साथ चुस्की लेने का संगीत शुरू हो गया। महादेव ने कपड़े पहनते पहनते दहाड़ लगाई, कितनी शोर है। कितनी बार कहा खाने के समय शोर मत मचाना, याद नहीं रहता। फिर पत्नी की ओर मुड़कर बोले, इतने अवज्ञाकारी क्यों हो गए हैं लोग, बताओ तो सही। स्थिर मन ही मन डर गया। अब अगला पाठ निश्चित रूप से उसके लिए आएगा। वो सबकी अनदेखी करते हुए घर से बाहर निकल गया। सड़क उस समय तक गैस की रोशनी जलाई नहीं गई थी। ट्रैम भी अभी चलने लगी थी। सर्दियों की आखिरी रात हू हू करती उत्तरी हवा बह रही थी। सन्नाटा, सुनसान रास्ता। चारों पिता और 3 बेटे के कदमों की आवाज सड़क पर गूंज रही थी। महादेव धीरे धीरे बेटों को समझा रहे थे। उनका शरीर विशाल था और आवाज भी उतनी ही भारी। धीमी और शांत बातें करना उनके स्वभाव में नहीं था। बच्चे अपने हाथ पैंट की दोनों जेबों में डालकर चल रहे थे। महादेव बोलने लगे, आज नए साल की सुबह ये संकल्प करो, हम अच्छे बच्चे बनेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर बोले, स्थिर इस साल तुम्हारी परीक्षा के अंक अच्छे नहीं आए, अगले साल फर्स्ट होना है, समझे? स्थिर ने धीरे धीरे कहा, हां पापा। फिर कुछ समय सब चुपचाप चलते रहे। रास्ते पर सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। गली की गैस की रोशनी धीरे धीरे बुझने लगी। चलते हुए महादेव ने दाहिनी ओर एक घर दिखाते हुए कहा, ये घर जानते हो? तीनों बच्चों की छोटी छोटी आंखें रात के अंधेरे और बड़े पेड़ों के आवरण को भेदते हुए सिर्फ कुछ सफेद दीवार देख पा रही थी। महादेव ने फिर पूछा,
क्या पहचानते हो? स्थिर ने अंधेरे में सिर हिलाकर कहा, नहीं। महादेव बोले, अंधेरे में सिर मत हिलाओ। कितनी बार मना किया? तुम्हारा ये आदत नहीं जाएगी क्या? ये प्रेसिडेंसी कॉलेज है, बड़े होकर तुम्हें यहां पढ़ना है। यहां का महीने का खर्च 12 रुपए है। कुछ समय तक किसी के भी मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। सभी चुपचाप कस्बे के मैदान की ओर बढ़ते रहे। कुछ ही देर बाद ढंग ढंग की आवाज करते हुए पहली ट्राम निकल गई। ट्राम में लोग बैठे हुए थे, सब परेड देखने जा रहे थे। महादेव फिर बोलने लगे, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर पढ़ाई शुरू करोगे। 7-8 बजे कुछ खाकर फिर पढ़ाई करेंगे। 10 बजे तक पढ़ाई होगी। फिर नहा धोकर खाना खाओगे और स्कूल जाओगे। स्कूल से लौटकर हाथ से लिखाई करोगे और शाम तक गणित करेंगे। फिर मैं ऑफिस से लौटकर जो उपासना करता हूं, उस उपासना में बैठकर भगवान का नाम लेंगे। फिर पढ़ाई करेंगे 11:30 बजे तक। उसके बाद खा पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाओगे। स्थिर की उम्र 9 साल थी। स्थिर 5 साल का पूरा होकर 6 साल में पहुंच चुका था और अस्थिर 4 साल का। चलते चलते मौसम थोड़ा सा साफ हो गया, लेकिन धुंध में अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। महादेव बोले, मन में बड़ी इच्छा थी, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, लेकिन बचपन में पिता माता चले गए। कितनी भी कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं कर पाया। महादेव की आवाज सर्दियों के धुंध से भी भारी लग रही थी। स्थबिर ने एक बार पिताजी के गंभीर और उदास चेहरे की ओर पलक झपकाकर देखा। सहानुभूति में उसका दिल कुछ कस गया। पास में चल रहा अस्थिर धीरे से बोला, थोड़ा आगे बढ़ो। अस्थिर चलते चलते हाँफने लगा। लगभग 1.5 मील का रास्ता वो धीरे धीरे आराम करने के लिए चला। महादेव ने उसकी स्थिति देखी, सिर हिलाया और बाएं हाथ से उसे अपने कंधे पर उठा लिया। सिर पकड़ो। अस्थिर ने अपने छोटे छोटे हाथों से पिता का सिर पकड़ लिया। स्थबिर और अस्थिर पहले से आगे बढ़ने लगे। स्थबिर ने पूछा, दादा, अब किन किन का युद्ध होगा? अस्थिर ने बड़ी समझदारी से कहा, सिख और अंग्रेज। कौन जीतेगा? सिख। क्यों? पिछली बार देखा नहीं? पिछली बार भी सिख ही जीते। सिखों के साथ कोई नहीं टिक सकता। अंग्रेज लड़ना नहीं जानते, सबको झुकाकर जीत लेते हैं। एक एक सिख के चेहरे देखे हैं तुमने ना? स्थबिर ने सिख सैनिक देखे हैं। इतनी छोटी उम्र में ही अपने और भाइयों के जूते लाने के लिए 8-10 बार किले के भीतर जा चुका है। किले के अंदर तोपों के गोलों के ढेर पिरामिड की तरह सजे रहते हैं। कतारों में छोटी बड़ी तोपें खड़ी रहती हैं और मैदान के बीच एक ऊंची जगह पर भरतपुर की लड़ाई में जीती हुई एक बहुत बड़ी तोप, उसे भी वह कई बार देख चुका है। सिख सैनिक कद काठी में बहुत लंबे चौड़े होते हैं और अंग्रेज ठिगने से। फिर भी उन लाल चेहरों वाले, छोटी छोटी आंखों वाले लोगों को देखकर न जाने क्यों उसके सीने के भीतर कुछ गड़गड़ा सा उठने लगता है। दादा से उसने सुना है, सिख बड़े भले लोग हैं, लेकिन चालाकी से अंग्रेजों ने उनसे देश छीन लिया। दादा की उम्र अब 9 साल है। 1.5-2 साल पहले से ही वह ये सब सुनता आ रहा है। चलते चलते स्थबिर बोला, दादा, अंग्रेजी सिपाहियों को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। अरे बेवकूफ, डर? हाँ, डर। उस दिन सड़क पर एक सोल्जर को पकड़कर ऐसा मारा है ना कि हरामी समझ गया किससे चालाकी करने आया था। स्थबिर कांप उठा। दादा कितने लायक इंसान हैं, इस बात में स्थबिर और अस्थिर को कभी कोई शक नहीं था। लेकिन आज उसकी लायकियत का कुछ प्रमाण पाकर स्थबिर का सीना गर्व से फूल गया। अगर ऐसी खबर अस्थिर सुनता तो सोचते सोचते उसका मन उदास हो जाता, लेकिन अस्थिर निश्चिंत होकर पिता के कंधे पर बैठा पीछे पीछे आ रहा था। स्थबिर की कल्पना में अनेक दृश्य उभरने लगे। कैसे दादा और वे लाल चेहरे वाले अंग्रेज सैनिक एक दूसरे पर वार कर रहे थे। वो तमाम तस्वीरें उसके मन में जीवंत हो गई। तीनों भाइयों को बिना अनुमति 2 मंजिला घर से नीचे उतरने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सोल्जर के साथ हुई मारपीट की उत्तेजना में स्थबिर यह बात पूरी तरह भूल गया। कुछ देर चुपचाप चलते रहने के बाद स्थबिर ने पूछा, दादा, वो मारपीट कहाँ हुई थी? स्थिर गंभीर होकर बोला, मछे बाजार में। मछे बाजार का नाम सुना है तुम्हें? खेल के डर से स्थबिर ने घबराकर कहा, मछे बाजार का नाम फिर नहीं सुना। बहुत भयानक जगह, वहां बड़ा कुश्ती का अखाड़ा है। अगर तुम वहां से छाती फुलाकर निकल गए तो एक ऐसा मुक्का मारेंगे तुम्हारे सीने पर कि पीठ से हाथ बाहर निकल जाएगा, समझे? स्थबिर चौंक उठा। कौन मारने वाला है, क्यों मारने वाला है, ये सवाल मन में उठने से पहले ही उसने निश्चय कर लिया, और चाहे जो हो, मछे बाजार के बीच छाती फुलाकर कभी नहीं चलना। चलते चलते स्थबिर बोला, बंटुल ने कहा मुझे जल्दी ही बड़ा करीम का शागिर्द बना देगा। बंटुल कौन? हमारी कक्षा का एक लड़का, नाम है बज्र बंटुल बड़ाल, हम उसे बंटुल कहते हैं।
उनके घर में ही अखाड़ा है, लेकिन वो बड़ा करीम का शागिर्द बनकर मछे बाजार में उसी अखाड़े में लड़ता है। स्थबिर ने अब दादा की मर्दानी बात भूलकर बज्र बंटुल के बारे में सोचने लगा। बज्र बंटुल के नाम में ही किसी तरह की जोश भरी ताकत का एहसास है। ये लड़का बड़ा करीम का शागिर्द है और दादाजी का मित्र भी। गर्व, उत्साह और ठंड, इस तिनहरी उत्तेजना में उसके सीने के भीतर कुछ गड़गड़ाने लगा। दादा जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां वो कब पहुंचेगा, इसका कोई ठोस पता स्थबिर को नहीं है। अब तक स्कूल क्या चीज है उसकी आंखों से कभी दिखाई नहीं दिया। दादा और उसके मित्र जब अपने घर आते हैं, उनके कहे किस्सों से स्कूल के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है वो सब मधुर नहीं है। वहां कोड़े की मार होती है, गले में ईंट के मेडल होते हैं, नीला ड्रेस कोट है। फिर भी जो लोग स्कूल जाते हैं वे जो अभी स्कूल नहीं गए हैं उनसे कहीं ऊंची जाति के लोग माने जाते हैं। और ये बात स्थबिर अपने आप में मानता है, भले ही वो खुद को बहुत ऊंचा समझता हो। स्थबिर ने सुना है अब उसे भी स्कूल भेजा जाएगा। उनके घर के पास ब्राह्मणों का एक लड़की स्कूल है। वहां लड़के भी पढ़ सकते हैं जब तक कि वे लड़कियों को लड़की समझना सीख लें। लड़कों को सख्त पुरुष मास्टरों के हवाले करने से पहले कई ब्राह्मण परिवारों के लड़कों को यहीं पहली बार पढ़ाई दी जाती थी। स्थबिर का दादा स्थिर भी एक दिन इसी स्कूल का छात्र था। अब 2 साल हो गए हैं स्थिर लड़कों के स्कूल में जाता है। लड़कों के स्कूल में पढ़ने वाले लड़कियों के स्कूल के लड़कों को नाबालक ही समझते हैं। स्थबिर अब तक लड़कियों के स्कूल में प्रवेश नहीं किया। लड़कियों के स्कूल में कितने दिन पढ़ना होगा कौन जाने। फिर लड़कों का स्कूल, फिर बज्र बंटुल बड़ाल जैसा मित्र, फिर बड़ा करीम का अखाड़ा और मच्छे बाजार के बीच से छाती फुलाकर चलने का अधिकार। ओह, क्या कल्पनाओं का समय है ये। स्थबिर के दिमाग में अचानक एक विचार आया। उसने कहा, मैं भी बड़ा करीम का शागिर्द बनूंगा दादा। स्थिर ने अत्यंत तिरस्कार भरी नजरों से एक बार स्थबिर की ओर देखा और उसी तिरस्कार भरे सुर में कहा, अब तुझे शागिर्द नहीं बनाया जाएगा। हाय हाय, साल के पहले दिन की सुबह नकली लड़ाई देखने जाने की राह में इतनी भयंकर बुरी खबर सुनने पर किसका मन स्थिर रह सकता है। स्थबिर का गला रुकने लगा। उसने दादा को आदर्श पुरुष के रूप में जाना। दादा जैसी विद्या और बुद्धि, दादा जैसा साहस, ये सब अभी भी उसके लिए अज्ञात थी। सुबह उठने से रात को सोने तक, जब तक दादा घर में रहते हैं, स्थबिर उनके पास ही होता है, परस्वचर की तरह। उस दिन छत पर बैठकर जब दादा चिलेकोठा के दीवार के सहारे झुककर गाना गा रहे थे, तुम्ही मम स बुधासम चिरजीवने, गाने के शब्दों का मतलब वह नहीं समझ सका, फिर भी सुर उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अच्छा लगने भर से क्या होगा, बाद में उसने ब्रह्म संगीत की हर पन्ने में खोजा, ये गीत वहां नहीं है। ब्रह्म संगीत के पन्नों में न होने के बावजूद छत पर बैठकर ये गीत गाना गृहदंड के नियमों के अनुसार महाविद्रोही का अपराध था। ये सब जानकर भी उसने मां को कुछ नहीं बताया। इतनी सारी वफादारी के बावजूद जब स्थिर ने इतनी निर्ममता से कहा, तुझे बड़ा करीम का शागिर्द नहीं बनाया जाएगा, तो स्थबिर की आंखों से आंसू फूट पड़े। स्थिर ने एक बार भाई की ओर देखा और कहा, ठीक है, पहले मैं शागिर्द बनूंगा, फिर तुझे लेकर जाऊंगा, घर में कुछ मत कहना। साल के पहले दिन स्थबिर ने हाथों में स्वर्ग पा लिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।